हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर हम लोग फरवरी की मंथली करंट अफेयर्स को देखेंगे। पूरे फरवरी महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग इस एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फरवरी महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जैसे कि इसी महीने में देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया है, यूनियन बजट 2022-23। रूस और यूक्रेन के बीच इसी महीने में युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा कई सारे कंपनियों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। केंद्र सरकार ने दो काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करी हैं, सीड योजना और स्माइल योजना। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको पता होगा, इसी महीने में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया गया। लता मंगेशकर और बप्पी लहड़ी जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ हो गई। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसको भारत ने जीता। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं पूरे फरवरी महीने के दौरान, जिनके बारे में आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लोग पूरे फरवरी महीने से 120 सबसे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो होगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फरवरी महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया एयरलाइंस के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो पहले आप उसको खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयर इंडिया एयरलाइंस, जो कि अभी तक एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी, लेकिन अब ये एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इसको टाटा सन्स को बेच दिया गया है। तो अब इसके जो MD और CEO बने हैं, इनका नाम है इल्कर आईसी। इल्कर आईसी को एयर इंडिया का MD और CEO बना दिया गया है। फिर अगला सवाल है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है। तो UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके जरिए आप किसी भी समय एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये भारत का ही पेमेंट सिस्टम है। तो अब इसको भारत के बाहर एक कंट्री में लॉन्च कर दिया गया है, ये कंट्री है नेपाल। तो नेपाल जो है, ये भारत के बाहर पहला कंट्री बना है जिसने भारत की UPI प्रणाली को अपनाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का कप्तान किसे बना दिया है। तो अभी तक, इससे पहले तक जो दो फॉर्मेट के अंदर भारत के कप्तान थे, रोहित शर्मा यानी कि T20 और ODI, और बाकी टेस्ट मैच में विराट कोहली थे, लेकिन विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब टेस्ट मैचेस की भी कप्तानी दे दी गई है रोहित शर्मा को, यानी कि तीनों फॉर्मेट में भारत के अब कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। DTH प्लेटफॉर्म टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रिब्रांड किया है, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है। तो टाटा स्काई ने अपना नया नाम रखा है टाटा प्ले। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस। तो टाटा स्काई को अब बोला जाएगा टाटा प्ले के नाम से। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक भारत के कौन से शहर में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, साल 2023 ये वो साल होगा जब भारत 40 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है 2023 में, ये भारत की मेजबानी में मुंबई शहर के अंदर आयोजित की जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन A। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के पास 40 साल के बाद ये मौका आया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। तो 40 साल पहले यानी कि 1983 में भारत के अंदर ये बैठक हुई थी, और उसका आयोजन किया गया था राजधानी नई दिल्ली के अंदर। लेकिन 2023 में कहाँ पर होगी? मुंबई के अंदर। भारत की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि ISRO, इसके द्वारा चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण कौन से महीने में किया जाएगा। तो चंद्रयान 3, जो कि चंद्रयान 2 का ही उत्तराधिकारी है, इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 के महीने में। आपको पता होगा 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 चीज़ें शामिल थी।
लेकिन उसमें जो लैंडर था वो चंद्रमा की धरती पर ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और वो आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। तो ये जो चंद्रयान 3 है इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष भी बने हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। 14 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय, इसके अब नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। हाल ही में तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2022 का विषय क्या है? तो कैंसर की रोकथाम और इसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई है क्लोजिंग द केयर गैप। क्लोजिंग द केयर गैप। इस महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स रहे हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो ऐसे ही आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों ये भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म का नाम है राइटिंग विद फायर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइटिंग विद फायर। और इसके डायरेक्टर कौन है इनका नाम भी याद रखिए। इसके 2 लोग डायरेक्टर हैं, सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस। हालांकि इसको ये अवार्ड मिलता ही कि नहीं ये ऑस्कर पुरस्कारों की अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो दुनिया भर के जो वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्रभूमि हैं उनके संरक्षण के लिए उनको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, इस अवसर पर भारत की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। एक तो है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला, भारत में कुल रामसर स्थल अब कितने हैं? तो अब भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 49, क्योंकि इससे पहले थे 47 और अब 2 ऐड हो गए तो हो गए 49। जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है ये है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में और ये उत्तर प्रदेश राज्य का 10वां रामसर साइट है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है गुजरात के जामनगर में और ये गुजरात का 4था रामसर साइट बना है। फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट देखिए, दक्षिण एशिया के अंदर रामसर साइट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क अब है भारत के पास में, यानी कि रामसर साइट से कवर भारत का जितना भी क्षेत्रफल है ये पूरे एशिया के अंदर किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा सकते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे मिला है? ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के दौरान सर्वश्रेष्ठ खेल भावना दर्शाई हो। तो ये 2021 के लिए दिया गया है डेरिल मिशेल को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं SSC, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो SSC जो है ये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंदर कर्मचारियों का चयन करती है। तो SSC के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं S किशोर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले तक थे ब्रजराज शर्मा, लेकिन अब SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं S किशोर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इनको कौन सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ये फ्रांस के एक मशहूर वैज्ञानिक थे और ये वायरसेस के ऊपर स्टडी करते थे। तो जो HIV वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, इसकी खोज इन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने की थी। तो इसी खोज के लिए इनको साल 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि 2008 में इनके अलावा 2 और अन्य व्यक्ति भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का। तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर की हाल ही में डेथ हो गई है। सो आंसर हो जाएगा HIV वायरस की इन्होंने खोज की थी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से किसे चुन लिया गया है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अभी तक अध्यक्ष थे N चंद्रशेखरन, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन।
तो इन्हीं को एक बार फिर से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष चुन लिया गया है, यानी कि अगले 5 साल तक इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। अगर आपने जनवरी की मंथली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि एन चंद्रशेखरन को इस साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फरवरी महीने की जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो फरवरी 2022 का महीना है ये अपॉइंटमेंट्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने के अंदर 30 से 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हैं भारत के कृषि सचिव। तो भारत के अगले कृषि सचिव होंगे मनोज आहूजा, जो कि अभी तक सीबीएसई के अध्यक्ष थे। भारत के थल सेना के उप प्रमुख बन गए हैं मनोज पांडे। तो मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बन गए हैं भारतीय थल सेना के वाइस चीफ। भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार। ये एक नया पद बनाया गया है, तो इस पर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जी अशोक कुमार। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। एयर इंडिया एयरलाइंस के एमडी और सीईओ बन गए हैं इल्कर आईसी, जो कि तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अब इनको एयर इंडिया एयरलाइंस का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर। तो ये इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, ये जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और इस इंडेक्स के अंदर टोटल 55 देशों को रैंक किया गया है। इन 55 में से नंबर 1 पर है अमेरिका, यानी कि अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में नंबर 1 है अमेरिका। फिर इसी में भारत की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक है 43। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये किताब हाल ही में चर्चा में रही। आपको बताना है किसको किसने लिखा है। तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 से निपटने में पिछले 2 सालों में इनकी जो भूमिका रही है उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है। और इसको लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि किसने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, और इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। डिश टीवी इंडिया ने D2H ब्रांड के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिश टीवी इंडिया भारत में एक DTH सर्विस प्रोवाइडर है और इसके DTH ब्रांड का नाम है D2H। तो D2H ब्रांड के लिए डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋषभ पंत उत्तराखंड सरकार के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2020 का आयोजन 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक कहां पर किया गया? तो मिलन 2020 ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी। कहने का मतलब इसमें कई सारे देशों की नौसेनाओं ने एक साथ मिलकर के अभ्यास किया। तो ये कहां पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है भारत के विशाखापत्तनम में, और भारतीय नौसेना की मेजबानी में ही ये जो मिलन नाम का अभ्यास होता है ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इस बार भारतीय नौसेना ने टोटल 46 देशों को इनवाइट किया था, लेकिन 46 देश तो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन 39 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी 2022 के महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं, और ये 3 एक्सरसाइज हैं जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले है ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान के बीच में होने वाला एक वायुसेना का अभ्यास है, यानी कि दोनों देशों की जो एयरफोर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार जो है इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर, ये बिल्कुल भी आपको नहीं भूल। फिर दूसरा देखिए धर्म गार्जियन 2022। धर्म गार्जियन जो अभ्यास होता है ये भारत और जापान के बीच में होने वाला, दोनों कंट्री की आर्मी के बीच में होने वाला अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया भारत के
कर्नाटक के बेलगाम में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहां पर, बेलगाम कर्नाटक के अंदर फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इसका आयोजन किया गया। फिर एक ही बचता है मिलन 2020, जो कि एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास था। तो यहाँ पर इस तरीके से कई सारे देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अब अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से गांव में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल पार्क या फिर जियो पार्क जो भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के लम्हेटा में बनने वाला है। लम्हेटा जो है ये जबलपुर जिले के अंदर नर्मदा नदी के तट पर एक गांव है और यहीं पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर पहला स्थान पर है? तो एक संस्था है जिसको बोलते हैं टॉमटॉम, ये हर साल ट्रैफिक इंडेक्स निकालता है जिसमें यह बताया जाता है कि दुनिया के भीड़भाड़ वाले शहर कौन से रहे। तो इसमें हर एक सिटी को यहाँ पर उसके कंजेशन लेवल के आधार पर रैंक किया जाता है। तो 2021 में जो दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा, ये रहा तुर्की का इस्तांबुल। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए जो टॉमटॉम ने ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया है, इसमें दुनिया भर के 58 देशों के 404 शहरों को रैंक किया गया और इसमें जो नंबर 1 है ये है तुर्की का इस्तांबुल। यानी कि यहाँ पर जो कंजेशन लेवल था, सड़कों के ऊपर जो भीड़ का स्तर था वो सबसे ज्यादा था। इस्तांबुल के बाद दूसरे स्थान पर रहा रूस की राजधानी मॉस्को और तीसरे स्थान पर रहा यूक्रेन की राजधानी कीव। और ये दोनों शहर हाल ही में काफी चर्चा में है क्योंकि आपको बताए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। इसी तरीके से फिर और आगे देखेंगे तो 5वें नंबर पर भारत का पहला शहर आता है और वो है मुंबई। तो अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत के टोटल 4 शहरों को इस इंडेक्स के अंदर शामिल किया गया है। उनमें से भी सबसे पहले आता है 5वें नंबर पर मुंबई, फिर 10वें स्थान पर है बेंगलुरु, 11वें स्थान पर है नई दिल्ली और 21वें स्थान पर है पुणे शहर। तो भारत के जो शहर हैं इनकी रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। सो अगला सवाल देखिए, टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? तो अगर दुनिया का सबसे कंजेस्टेड सिटी पूछा जाए तो आंसर होगा इस्तांबुल जो कि तुर्की में है, और भारत का पूछें तो आंसर हो जाएगा मुंबई जो कि है महाराष्ट्र की राजधानी, और ये इसकी ग्लोबल रैंक है 5वीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको फेसबुक और ट्विटर ने बैन कर दिया था 2021 में। तो इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है इन्होंने ट्रुथ सोशल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर अगला सवाल यहाँ पर स्पेस से जुड़ा हुआ है और काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 14 फरवरी 2022 को इसरो ने अपना कौन सा प्रक्षेपण मिशन लॉन्च किया? तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने साल 2022 का अपना पहला मिशन लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है PSLV C52 मिशन। 2022 का साल इसरो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसी साल चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा और कई सारे और भी मिशन प्लान किए गए हैं 2022 के लिए। अगर हम PSLV C52 मिशन की बात करें तो इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया है इसका यही नाम है PSLV C52। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। और इस रॉकेट के जरिए टोटल 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये 3 सैटेलाइट कौन कौन से हैं? एक तो इसमें मेन सैटेलाइट है जो कि भारत का है EOS-04, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। फिर 2 इसमें छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं, InspireSat-1 जिसको बनाने में अमेरिका और ताइवान ने भी सहयोग किया है, और तीसरा है INS-2TD। आपको पता होगा कि भारत और भूटान का एक संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है, तो उसी के टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ये सैटेलाइट, छोटा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है। जो मेन सैटेलाइट है EOS-04, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, तो ये किसी भी मौसम के अंदर धरती की निगरानी करने में सक्षम है। तो कई सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जाएगा। और भारत के अंदर जो सभी सैटेलाइट्स हैं वो एक ही जगह से लॉन्च होते हैं और वो जगह है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा।
हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति दे दी है? तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें अब सरकार ने विनिवेश की तैयारी की है और अभी हाल ही में सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अब जो फॉरेन कंपनियां हैं वो 20% तक ऑटोमेटिक रूट से इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। कहने का मतलब 20% तक इन्वेस्ट करने के लिए जो फॉरेन कंपनियां हैं उनको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 20 फरवरी 2022 को इनमें से कौन से दो राज्यों ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी के दिन भारत के दो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो कि स्थापना दिवस मनाते हैं अपना। ये है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इन दोनों की स्थापना हुई थी 20 फरवरी सन 1987 को। तो इस साल इन्होंने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 फरवरी को भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि इनको कौन से साल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत की महान पार्श्व गायिका जिन्होंने 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है और साल 2001 के अंदर इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, भारत रत्न। यहाँ पर आप लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि ये भारत की एक मशहूर पार्श्व गायक और संगीतकार भी थी। इनका असली नाम था हेमा मंगेशकर। इनको कई सारे उपनाम भी मिले हुए हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर के अंदर और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। तो जन्म इनका हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, लेकिन ज़्यादातर समय इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में ही बिताया था। इनके निधन के बाद इनके सम्मान में भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया था और महाराष्ट्र की सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक डिक्लेयर किया था। अगर हम लता मंगेशकर जी को मिले पुरस्कारों की बात करें तो कई सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार इनको मिले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 3 बार मिला था, 72, 74 और 90 में। फिर इसी तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड इनको 4 बार मिला था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1993 में। देश का सिनेमा के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के दिया गया था 1989 में। भारत रत्न दिया गया था 2001 में। पद्म विभूषण दिया गया था 99 में और पद्म भूषण दिया गया था 69 के अंदर। और सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि इनके नाम पर कई सारे राज्य सरकारें और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी सम्मान दिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा महाराष्ट्र भी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करती है। तो भारत की महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। फिर अब अगला सवाल देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली बार किसी अश्वेत महिला को नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। केतांजी ब्राउन जैक्सन। फिर इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया पद बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये आपस में कोऑर्डिनेट करेगा ये पद। तो इस पद पर बैठने वाले जो पहले व्यक्ति हैं इनका नाम है जी अशोक कुमार। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं जी अशोक कुमार, जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस चीफ भी रह चुके हैं। 11 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से कौन से शहर के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, हाल ही में इन्होंने मुंबई के अंदर यहाँ का जो राजभवन है उसके नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। जो पुराना दरबार हॉल था उसमें सिर्फ 225 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन नए दरबार हॉल में 750 लोगों के बैठने की क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। प्रो कबड्डी लीग 2022 टूर्नामेंट का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 जो कि कबड्डी का एक टूर्नामेंट था, इसको हाल ही में जीत लिया है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली की टीम ने यहाँ पर इस बार फाइनल में हराया 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दबंग दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के अंदर शामिल किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं गणतंत्र दिवस 2022 की परेड से रिलेटेड वो मैंने लिख दिए हैं। तो अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके आप नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। देखिए इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में टोटल 21 झांकियाँ शामिल हुई थी, जिनमें से 12 झांकियाँ भारत के अलग अलग राज्यों की थी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की, और 9 झांकियां भारत के केंद्रीय मंत्रालयों या फिर विभागों की थी। तो अगर हम राज्यों की झांकी की बात करें तो इसमें से सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है यूपी की झांकी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट टैब्लो एमंग स्टेट्स आर यूटीज। इसमें जो नंबर 1 झांकी बनी है यह है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसकी थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और काशी विश्वनाथ धाम, यानी कि इसी थीम पर इस बार की उत्तर प्रदेश की झांकी निकाली गई थी। दूसरे नंबर पर थी कर्नाटक की झांकी और तीसरे पर थी मेघालय की। इसके अलावा जो मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां शामिल की गई थी, इसमें से सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है 2 झांकियों को संयुक्त रूप से। एक तो शिक्षा मंत्रालय की और दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट टैब्लो एमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। तो इसमें 2 झांकियां संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसकी थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसकी थीम थी उड़ान योजना। तो ये सारा कुछ आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो दलीप सिंह राणा, जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको WWE के अंदर द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता था। ये भारत के एक मशहूर पहलवान होने के साथ ही ये भारत के एक मशहूर अभिनेता भी हैं। मैंने इनकी एक फिल्म देखी थी जिसमें इन्होंने काम किया था, और मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, लेकिन उस फिल्म के अंदर इनकी टक्कर राजपाल यादव के साथ में करवाई गई थी। तो हाल ही में इन्होंने जो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी तक देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पर यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है, और इसको देखने के बाद आप फरवरी महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में लालू प्रसाद यादव को कितने साल कैद की सजा सुनाई गई है? तो लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर टोटल चारा घोटाले से रिलेटेड 5 मामले थे। 4 मामलों में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जो 5वां और आखिरी मामला था, इसकी सजा हाल ही में सुनाई है सीबीआई की विशेष अदालत ने, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में बेस्ड है। इनके ऊपर चारा घोटाले से रिलेटेड जो 5वां और आखिरी मामला था, ये साल 1996 के अंदर डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से रिलेटेड था। तो इसी की हाल ही में सजा सुनाई गई है, और इसमें इनको 5 साल की जेल की सजा, इसके अलावा 60 लाख रुपए का इनके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साकिब उल गनी। तो साकिब उल गनी जो हैं, इन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के अंदर 341 रन बनाए, और इस तरीके से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले, यानी कि ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और ये बिहार के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 27 फरवरी से भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो हाल ही में अब इसका समापन भी हो चुका है। मैंने आपको बताया कि धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। दोनों देशों की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और 2022 में इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के बेलगाम में। तो किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अब आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 24 फरवरी को भारत को इनमें से किस देश से 12वां पीएटाई पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो जो पीएटाई विमान होते हैं, इनका इस्तेमाल लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी करने में, और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको बनाती है अमेरिका की बोइंग कंपनी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। तो भारत सरकार ने टोटल 12 पीएटाई विमानों के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ में समझौता किया था, और अभी ये सारे के सारे भारत को मिल चुके हैं। हाल ही में कैबिनेट ने कितने बजट के साथ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 साल के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है?
तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जिसके तहत भारत के हर एक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके ऊपर उसकी सारी मेडिकल जानकारी रखी जाएगी। तो इसको अब 5 साल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस पर 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जो हर एक व्यक्ति का एक यूनिक नंबर होगा, उसको बोलेंगे आभा नंबर, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। दोस्तों, इस योजना को पहले पायलट बेसिस पर भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसमें से अगर हम दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर इसको पायलट बेसिस पर पहले टेस्ट किया गया और अब इसको पूरे भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है, इसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इतना आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में याद रखना है। हाल ही में कैबिनेट ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि भारत कौन से साल में G20 की अध्यक्षता करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साल 2023। तो अभी 2022 में तो इसकी अध्यक्षता है इंडोनेशिया के पास में, लेकिन अगले साल यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। और ये पहला मौका होगा जब भारत की मेजबानी में G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो साल भर G20 से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होंगे उन सब का निर्णय लेगी G20 सचिवालय। तो इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है हाल ही में कैबिनेट के द्वारा। 16 से लेकर के 18 फरवरी तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 कौन सी संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, इसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की जाती है और इसका आयोजन सन 2001 से किया जा रहा है भारत की संस्था टेरी के द्वारा। टेरी का मतलब होता है द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, और ये है नई दिल्ली के अंदर। इस बार ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है, इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट। भारत की किस 15 वर्षीय बालिका ने वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वुशु स्टार चैंपियनशिप जो है, ये हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर आयोजित की गई थी और इसमें जम्मू कश्मीर के रहने वाली एक बालिका है जिसका नाम है शादिया तारिक। इसने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा जारी नवीनतम विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? तो T20 मैचेस की हाल ही में रैंकिंग तैयार की गई है और इसमें नंबर 1 टीम बनी है भारत की टीम। और दोस्तों, 6 साल बाद ये मौका आया है कि भारत की जो टीम है T20 टीम, ये नंबर 1 पर पहुंची है। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान की टीम। सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल जीतने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बन गई है? तो ओडिशा ओपन 2022 जो है, ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जो कि सुपर 100 लेवल का था और इसका आयोजन पहली बार किया गया है। तो इसमें जो महिला एकल का इवेंट था, इसको जीत लिया है 14 साल की उन्नति हुड्डा ने। और इस तरीके से जो उन्नति हुड्डा है, ये सुपर 100 लेवल का कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई है। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा। आयरन डोम जो है, ये इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवाई मार्ग से अगर कोई भी मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती है तो वो रास्ते में ही उसको नष्ट कर देगा। तो आयरन डोम का ही एक नौसैनिक संस्करण लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सी डोम। तो ये शिप्स की रक्षा करने के लिए काम आएगा। तो इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। नीदरलैंड के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो नीदरलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर भारत के अगले राजदूत होंगे रिनत संधू, जो कि एक महिला है। तो नीदरलैंड के अंदर इनको भारत का राजदूत बना दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बताता हूँ। तो लीबिया के अंदर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फाती बसाघा। जर्मनी के राष्ट्रपति एक बार फिर से चुन लिए गए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, ये दूसरे कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं पॉल हेनरी दमीबा। ये एक सैन्य नेता हैं क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर सैन्य नेता पॉल हेनरी दमीबा को राष्ट्रपति बनाया गया है। नीदरलैंड्स में भारत की राजदूत बन गई हैं रिनत संधू। और टोंगा कंट्री, जहाँ पे आपको पता होगा हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, यहाँ पर नए उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को। तो ये जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, इसने तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किसी भी तरीके का जो तंबाकू का सेवन है वो शरीर के लिए हानिकारक है और इसको छोड़ने के लिए लोगों की हेल्प करने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है क्विट टोबैको। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो हर एक महीने के अंदर जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया जाता है। तो जर्मनी 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों में विजेता बने हैं कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और महिलाओं में विजेता चुना गया है हीथर नाइट को जो कि है इंग्लैंड की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कीगन पीटरसन। अगर आपको 2021 में जो विजेता बने थे उनके बारे में जानना है तो जनवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 2021 के साल में जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ थे पुरुष और महिलाओं में सभी के नाम मैंने आपको बताए थे। भारत का 100वां हर घर जल जिला कौन सा बन गया है? यानी कि भारत के 100 ऐसे जिले हैं जहां पर हर एक घर के अंदर पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जो 100वां जिला बना है जहां पर पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो चुका है ये जो जिला है यह है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था साल 2019 में। इसका लक्ष्य यह है कि 2024 तक भारत के हर एक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। पाकिस्तानी आर्मी में पहली बार किसी हिंदू व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपॉइंट किया गया है, इनका नाम क्या है? तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर पहली बार किसी हिंदू व्यक्ति को लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है कैलाश कुमार। ये पहले मेजर थे और अब इनको लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने 12 से 18 साल तक के किशोरों के लिए कौन सी कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो आपको पता होगा कि भारत के अंदर 15 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को जो पहली कोविड-19 की वैक्सीन मंजूर की गई थी उसका नाम था कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, जो कि कहाँ पर है? भारत बायोटेक है हैदराबाद के अंदर। तो इसी तरीके से अब 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक और कोविड-19 की वैक्सीन मंजूर कर दी गई है जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स। और कॉर्बेवैक्स को बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो है ये भी हैदराबाद में ही बेस्ड है, यानी कि हैदराबाद की ही 2 वैक्सीन निर्माता कंपनियां जो हैं ये बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही हैं। फिर अगला सवाल आप देखते हैं, प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है ये है कनाडा। और ये जो वैक्सीन है इसका नाम है कोवीएलपी, COVLP, या फिर इसी का दूसरा नाम है कोवीफेंज। तो ये दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है जो कि कनाडा के अंदर ऑथराइज की गई है। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का वो पहला देश जिसने DNA आधारित वैक्सीन लगाई है ये कंट्री है अपना भारत। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला जो कि अहमदाबाद शहर में बेस्ड है। उसी ने एक वैक्सीन बनाई है जो कि दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है, इसका नाम है जायकोव डी। तो इस तरीके से DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना भारत। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और जो लोग भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं उनके कल्याण के लिए एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है स्माइल योजना। स्माइल योजना जो है इसका फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्माइल योजना है इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हिंदी में भी आप देख सकते हैं आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। सबसे पहला ये कि इसको कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? इसको लॉन्च किया है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इसके जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इस योजना के ऊपर मंत्रालय ने अगले 5 सालों के लिए 365 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, यानी कि अगले 5 सालों में इस योजना के ऊपर 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
ये जो स्माइल योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगी, क्योंकि ये 2 कम्युनिटी को टारगेट करती है। तो इसमें 2 सब स्कीम होंगी। पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और दूसरा जो लोग भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं उनके कल्याण के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके अंदर 2 सब स्कीम्स हैं। पहला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ऐसे ही भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो इस योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत में पहली बार बायोमास के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इसका जो प्लांट है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको जो कंपनी स्थापित करेगी ये 2 कंपनियां हैं, वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी। इस प्लांट के अंदर एक दिन के अंदर 30 टन बायोमास का इस्तेमाल करके 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। 16 फरवरी को भारत के लोकप्रिय गायक और संगीतकार बप्पी लहिड़ी का निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका असली नाम क्या था। तो बप्पी लहिड़ी जिन्होंने भारत के अंदर डिस्को म्यूजिक को बढ़ावा दिया, ये भारत के एक मशहूर गायक और संगीतकार थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो इनका असली नाम था आलोकेश लहिड़ी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बप्पी लहिड़ी एक मशहूर गायक और संगीतकार हैं। इनका असली नाम था आलोकेश लहिड़ी और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता से थे। इन्होंने भारतीय सिनेमा में सिंथेसाइज्ड डिस्को म्यूजिक को लोकप्रिय बनाया। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो बिहार खादी को प्रमोट करने के लिए मशहूर अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के के नाम पर यह जो फिल्म समारोह होता है इसमें कई सारी कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। जो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार है यह दिया गया है रणवीर सिंह को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हाल ही में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 की अनाउंसमेंट की गई है इसमें आपको इन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में याद रखना है। जैसे कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह नाम की मूवी को। बेस्ट एक्टर बने हैं रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं केन घोष। और फिर आखिर में है फिल्म ऑफ द ईयर, यानी कि जो फिल्म 2021 के अंदर सबसे ज्यादा खबरों में रही ये है पुष्पा द राइज। तो बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह और फिल्म ऑफ द ईयर बनी है पुष्पा। 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या फिर समानता की प्रतिमा जो है ये श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू है जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाई गई है और इसकी ऊंचाई है 216 फुट। तो इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील के हाथों कितने करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि ओडिशा के कलिंग नगर में है और अब सरकार इसको बेचना चाह रही है क्योंकि पिछले कई सालों में ये जो कंपनी है काफ़ी घाटे में चल रही है। तो इसको टाटा स्टील के हाथों बेचा जाएगा 12,100 करोड़ रुपए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो हर साल की 1 फरवरी के दिन देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है और इस बार भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा के अंदर देश का केंद्रीय बजट पेश किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्मला सीतारमन। वैसे तो केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखें। फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बार के बजट से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला सवाल पूछा गया है 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कौन सी बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमन ने सबसे पहली बार बजट पेश किया था 2019 में। तो इस बार इन्होंने चौथी बार बजट को पेश किया है। बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार डिजिटल करेंसी से इनकम पर कितने % टैक्स लगाएगी? यानी कि जो भी लोग डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उससे उनको जितनी भी इनकम होगी उसका कितने % सरकार टैक्स के रूप में वसूलेगी?
तो ये है 30%। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, इसके द्वारा किस नाम से डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये वित्त वर्ष 2022-23 में खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से लेकर के 8.5%। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त वर्ष 2021-22 में तो आंसर हो जाएगा 9.2%, और वित्त वर्ष 2022-23 में तो 8 से लेकर के 8.5%। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने % तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो राजकोषीय घाटा होता है इसको सरकार हमेशा कम रखना चाहती है, और 2022-23 में इसको कम करके 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? यानी कि भारत में जो नेशनल हाईवे है इसमें कितने किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा 25,000 किलोमीटर। यानी कि इस वित्त वर्ष के दौरान 2022-23 में टोटल 25,000 किलोमीटर नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। अगले 3 साल के दौरान देश भर में नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो अभी के समय भारत में सिर्फ 2 ही वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, और अगले 3 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो सामानों की आवाजाही तेज गति से सुनिश्चित हो सके इसके लिए भारत के अंदर पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे जिनकी संख्या होगी 100, और अगले 3 सालों के अंदर इनको विकसित किया जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कौन सी नई योजना चलाई जाएगी? तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको वित्त पोषित करने के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी जिसका नाम होगा पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन जिसका मतलब है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो भारत की उत्तरी सीमा पर वहां पर जो बॉर्डर में विलेजेस हैं जिनका विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ है उनके विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम। केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस बार के बजट में रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अगर आपको बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनमें कितना आवंटन किया गया है ये जानना चाहते हैं तो आपको जो मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड की है उसको देखना होगा। केंद्रीय कानून सचिव अनूप मेंदिरत्ता को इनमें से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो भारत के जो कानून सचिव हैं अनूप मेंदिरत्ता, इनको हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज बना दिया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्रीय कानून सचिव को भारत के किसी हाई कोर्ट का जज बनाया गया हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं भारत के रोहित शर्मा ने, जो कि आज के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 2022 तक सबसे ज्यादा T20 में रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, जिन्होंने 115 मैचेस के अंदर 3,307 रन बनाए। दूसरे नंबर पर हैं मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के, फिर विराट कोहली हैं। तो ये कभी भी अपडेट हो सकता है फरवरी 2022 तक, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस भारतीय को 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि PR श्रीजेश। PR श्रीजेश के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये केरल के निवासी हैं और ये भारतीय हॉकी टीम के इस समय गोलकीपर हैं। 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते भारत को 40 साल के बाद हॉकी के अंदर मेडल मिला। तो इनके 2021 में प्रदर्शन को देखते हुए इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। इनमें से किस देश के अंदर महामारी प्रतिबंधों के विरोध को संभालने के लिए पहली बार
आपातकालीन अधिनियम को लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिस कंट्री में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लागू की गई है। तो ये कंट्री है कनाडा। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने हाल ही में देश के अंदर आपातकालीन अधिनियम को लागू किया था। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कौन से जिले के अंदर स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है यह स्थापित किया गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है और इसको मंडी जिले के बुला वैली में स्थापित किया गया है। इसको स्थापित करने में 1 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसके जरिए जो हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियां उगती हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। राजस्थान के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो राजस्थान के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, जिसमें टोटल 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। तो ये कहाँ पर बनेगा? ये बनाया जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है। अगर हम अभी के समय देखें तो दुनिया के जो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं उनमें नंबर 1 पर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि है भारत के अंदर अहमदाबाद शहर में। फिर दूसरे नंबर पर आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी क्षमता है 1 लाख दर्शकों को संभालने की, और ये है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और तीसरे नंबर पर आता है भारत का ही ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि है कोलकाता के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्षमता है 68,000, जबकि जो जयपुर के अंदर बनने वाला है उसकी क्षमता होगी 75,000। तो वो फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। 11 फरवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो क्वाड के अंदर टोटल 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में इन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित की गई थी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। तो इसमें शामिल होने के लिए भारत से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। बाकी यहाँ पर अन्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आरबीआई द्वारा फरवरी 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने % है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये हर 2 महीने में एक बार जो मौद्रिक नीति की दरें हैं उनको रिव्यू करता है। तो अभी फरवरी 2022 में इसको रेपो रेट जो है इसको 4% पर बरकरार रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये तो 4% है। इसके अलावा इसी तरीके से जो रिवर्स रेपो रेट होती है ये इस समय है 3.35%, 3.35, और बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है ये इस समय है 4.25%। तो ये सारी रेट्स आपको ध्यान रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो अगर आपसे 2021-22 का पूछें तो आंसर हो जाएगा 9.2, और 2022-23 का पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 7.8%। यहाँ पर 22-23 का पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 7.8%। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो भी ट्रेनें संचालित की जाती हैं उनमें मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में आरपीएफ ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। तो ये भारत की सभी ट्रेनों के अंदर संचालित किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? कुलपति को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइस चांसलर। तो जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा फरवरी 2022 के अंदर कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड चेंज हुए हैं। जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसको बोलते हैं यूजीसी, तो यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अभी मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की कुलपति बन गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स भी आपको याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में एडिडास ने इनमें से किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो एडिडास जो कि एक स्पोर्ट वियर कंपनी है, हाल ही में इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनिका बत्रा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मनिका बत्रा हैं, ये भारत की एक मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये दिल्ली के रहने वाली हैं। तो हाल ही में इनको एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का कौन सा संस्करण 26 मार्च से लेकर के 29 मई 2022 तक खेला जाएगा? तो साल 2022 में IPL का 15वां सीजन होने वाला है और ये लगभग 2 महीनों तक चलेगा, 26 मार्च से लेकर के 29 मई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50th सीजन। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि इसी को IPL 15 या फिर टाटा IPL के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बार की जो टाइटल स्पॉन्सर बनी है ये है टाटा ग्रुप। इस बार जो IPL टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के 4 स्टेडियम के अंदर। इस बार टोटल 74 मैच होंगे और 10 टीमों के बीच में ये IPL खेला जाएगा, क्योंकि आपको बताएं पिछले साल तक 8 ही टीमें थी, लेकिन इस बार 2 नई IPL टीमें बनी हैं। जो 2 नई IPL टीमें बनी हैं इनमें से एक है अहमदाबाद की IPL टीम जिसका नाम है गुजरात टाइटंस, और लखनऊ की जो IPL टीम बनी है उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2022 में आए चक्रवात बदसिराई ने इनमें से किस देश को प्रभावित किया है? तो बदसिराई नाम का जो चक्रवात है ये आया था मेडागास्कर कंट्री के अंदर और अभी तक इससे लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेडागास्कर। मेडागास्कर कंट्री में ही फरवरी के एंड में एक और साइक्लोन आया था जिसका नाम था इमनाती। तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो कि भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक हैं, हाल ही में इन्होंने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर मीराबाई चानू सहित भारत के टोटल 8 खिलाड़ी गए थे और सभी 8 खिलाड़ियों ने कोई ना कोई मेडल जीता है, क्योंकि यहाँ पर भारत को 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इन सभी ने जो 2022 में बर्मिंघम शहर के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। मार्च 2022 में इनमें से कौन सा राज्य 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है ये एथलेटिक्स का टूर्नामेंट होगा। इसका आयोजन किया जाएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के अंदर। यहाँ की जो राजधानी है कोहिमा, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। कोहिमा में 26 मार्च के दिन 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होंगे, साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और भारत की नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो इन दोनों का आयोजन एक ही साथ नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जाएगा और इसके लिए शुभंकर बनाया गया है अकेमजी को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। भारत ने कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? इसका मतलब यह है कि भारत के कृषि क्षेत्र में जो डीजल का इस्तेमाल होता है इसको पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि भारत के कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से डीजल फ्री बना दिया जाएगा। कौन से साल तक? तो ये साल होगा साल 2024। हाल ही में भारत के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। हाल ही में रिलायंस जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए कौन से फर्म के साथ करार किया है? तो भारत के अंदर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए हाल ही में रिलायंस जियो ने लग्जमबर्ग की कंपनी के साथ में करार किया है और इस कंपनी का नाम है SES। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्न में से कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया गया है? तो जिस तरीके से डायमंड, कोयला या फिर ग्रेफाइट वगैरह ये सब कार्बन के अपर रूप हैं, उसी तरीके से कार्बन का ही एक रूप होता है ग्राफीन। तो इसके लिए भारत का पहला इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा केरल राज्य के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर
5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो हाल ही में जो पुरुषों का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ है, इसको भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। इस टूर्नामेंट के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे कि ये पुरुषों का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये इसका 14वां संस्करण था। इसका आयोजन हाल ही में किया गया 14 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक। इसको होस्ट किया था वेस्ट इंडीज की टीम ने। इसमें चैंपियन बना है अपना भारत, और भारत ने ये टूर्नामेंट 5वीं बार जीता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने यहाँ पर इंग्लैंड को हराया था, तो इंग्लैंड बना है यहाँ पर उप विजेता। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो स्पोर्ट्स जगत में काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो उसमें कई सारी कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन्हीं में से एक कैटेगरी होती है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। इस कैटेगरी में इस बार भारत के नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया है। और ये इनको मिलेगा कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर इनके साथ ही कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी नॉमिनेट किया गया है। तो इनमें से किसी एक को ही ये पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में नामांकित होने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने? आंसर होगा नीरज चोपड़ा, क्योंकि इससे पहले विनेश फोगाट और सचिन तेंदुलकर को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के अंदर नामांकित किया गया था। 18 फरवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने कौन से 2 शहरों के बीच में सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन से 2 शहरों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करी गई है भारत के ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली और खजुराहो। तो दिल्ली और मध्य प्रदेश का जो खजुराहो शहर है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट हाल ही में शुरू की गई है, और इसको उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया है, जिसका मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किताब किसने लिखी है? तो किस तरीके से हम नेक्स्ट पैंडेमिक को रोक सकते हैं, अगली महामारी को रोक सकते हैं, उसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। इसको लिखा है बिल गेट्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसको मई महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हाल ही में चर्चा में रही, जैसे कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसको लिखा है बिल गेट्स ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स, तो भारत और अफ्रीका के बीच में संबंधों के ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसको लिखा है राजीव भाटिया ने, जो कि खुद कई सारे अफ्रीकी देशों के अंदर उच्चायुक्त रह चुके हैं। तो इस किताब को लिखा है राजीव भाटिया ने। फिर अगली किताब है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। इस किताब को लिखा है रो खन्ना ने, जो कि एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। फिर अगली किताब है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। तो ये किताब एक डिजिटल भुगतान कंपनी पेपाल की कहानी इसमें बताई गई है, इसको लिखा है जिमी सोनी ने। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारत इनमें से किस देश को आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा? कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से भारत में आइडेंटिटी सिस्टम है आधार कार्ड, उसी तरीके से इनमें से किसी एक कंट्री का अपना खुद का आइडेंटिटी सिस्टम विकसित करने में भारत हेल्प करेगा। तो ये कौन सा कंट्री है? ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका का अपना खुद का आइडेंटिटी सिस्टम विकसित करने के लिए भारत हेल्प करेगा। इस्लामिक स्टेट का शीर्ष नेता अबू इब्राहिम इनमें से किस देश में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में मारा गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीरिया। तो सीरिया का जो एक आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट, इसका जो शीर्ष नेता था यानी कि सुप्रीम लीडर था अबू इब्राहिम, हाल ही में अमेरिकी फोर्सेस के एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। 18 फरवरी को भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं UAE। तो हाल ही में भारत और UAE के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या शॉर्ट में CEPA। तो इसके जरिए भारत से जो सामान UAE जाता है या फिर जो सामान UAE से भारत आता है, उस पर इंपोर्ट के दौरान कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
और इस एग्रीमेंट के तहत लक्ष्य यह रखा गया है कि अगले 5 सालों में भारत और यूएई के बीच में जो वस्तुओं का व्यापार होता है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 फरवरी को आयोजित भारत यूएई वर्चुअल समिट के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी मैंने आपको जो एग्रीमेंट के बारे में बताया जो कि भारत और यूएई के बीच में हुआ है, ये भारत यूएई वर्चुअल समिट के दौरान ही हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यूएई की तरफ से शामिल हुए थे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो अभी भारत और यूएई के बीच में जो CEPA एग्रीमेंट हुआ है, इसी के अंतर्गत भारत यूएई के अंदर एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना करेगा, और ये पहली बार होगा जब भारत किसी विदेशी कंट्री के अंदर आईआईटी की स्थापना करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में बिहार सरकार ने अब से किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने की अनाउंसमेंट की है? तो बिहार के अंदर अब से हर साल 15 फरवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 15 फरवरी सन 1932 को टोटल 34 फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो गई थी। तो इनकी शहादत को याद रखते हुए अब से हर साल बिहार सरकार जो है ये 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएगी। फरवरी 2022 में इनमें से कौन सी कंट्री ने भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि आपको बताना है कि भारत इनमें से कौन सी कंट्री को 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन प्रदान करेगा। यह कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। 16 से लेकर के 19 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदराम यात्रा कौन से राज्य के अंदर मनाया गया? तो मेदराम यात्रा जो है ये एक जनजातीय उत्सव होता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। ये हाल ही में मनाया गया है तेलंगाना राज्य के अंदर। इसके बारे में यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि ये कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा इसको 4 दिनों तक फरवरी महीने में हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये जो त्यौहार होता है ये देवी समक्का और देवी सरलम्मा के सम्मान में फरवरी महीने के अंदर आयोजित किया जाता है 2 साल में एक बार। इस बार के कार्यक्रम के लिए भारत के जनजातीय मंत्रालय ने 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है। भारत के अंदर इनमें से किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो पूरी दुनिया के अंदर 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित जो भी टनल्स हैं उनमें से सबसे लंबी टनल है भारत की अटल टनल, क्योंकि हाल ही में इसको सर्टिफाई किया है यानी कि प्रमाणित किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, जो कि यूके के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। 1000 पुरुष एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो दुनिया की पहली क्रिकेट टीम जिसने 1000 पुरुष एक दिवसीय मैच खेले हैं ये टीम है अपनी भारत की टीम। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों भारत ने अपना जो 1000वां पुरुष ओडीआई मैच खेला है ये रोहित शर्मा की कप्तानी में हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने खेला है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो भारत का जो केंद्र सरकार का नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इसके साथ में एकीकृत होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम, और उसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा? इससे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में जो कंपनियां हैं उनको आसानी होगी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो उत्तराखंड के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभिनेता अक्षय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।
इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी 2022 के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि डिश टीवी इंडिया की जो DTH ब्रांड है, D2H, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। कोका कोला इंडिया की जो थम्स अप ब्रांड है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। इसके अलावा एक A23 गेमिंग एप्लीकेशन है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारत की मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेता मनोज तिवारी को। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री दिशा पाटनी को। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। तो ये फरवरी के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 17 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इनमें से किन दो शहरों के बीच में वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई और नवी मुंबई। तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में अब इस तरीके से वाटर टैक्सी चलेंगी, जिनका हाल ही में शुभारंभ किया है भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में इनमें से किस कंपनी के पूर्व CMD के नाम लुकआउट नोटिस जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा ABG शिपयार्ड लिमिटेड। ABG शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि जहाजें बनाती है, और ये गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। तो भारत की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि SBI, इसने इसके ऊपर 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसकी जांच करेगी CBI। और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी होगी। हाल ही में सरकार ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत के अंदर जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, उनके कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सीड योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। यहाँ DNT का मतलब है डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो इसको भी इस्माइल योजना की तरह ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में लॉन्च किया है 16 फरवरी को। तो इसके अंदर विमुक्त यानी कि डीनोटिफाइड, घुमंतु यानी कि नोमैडिक और अर्ध घुमंतु यानी कि सेमी नोमैडिक जो समुदाय हैं, उनके कल्याण के लिए ये योजना चलाई जाएगी। इस योजना के ऊपर अगले 5 सालों में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके जरिए जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं या फिर नोमैडिक ट्राइब्स हैं और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके उम्मीदवारों को बेहतर क्वालिटी की कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। इसके अलावा उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी आजीविका के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है सीड योजना, जिसको शुरू किया है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम जानकी मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल कर लिया है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो पुनौरा धाम जानकी मंदिर जो है ये है बिहार के सीतामढ़ी जिले में। तो अब इसको जो स्वदेश दर्शन योजना है पर्यटन मंत्रालय की, इसके रामायण सर्किट के अंदर शामिल कर लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं MR कुमार, और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही में कई सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि IDBI बैंक के MD और CEO बने हैं राकेश शर्मा। पहले भी यही थे और अभी इनको एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल, जो कि पहले खेल सचिव थे। तो अब इनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं MR कुमार। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है सोनाली सिंह को, क्योंकि दीपक दास जो इससे पहले थे वो रिटायर हो चुके हैं। तो अभी के लिए कुछ समय के लिए इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, इसके अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा। तो बैंकिंग क्षेत्र में ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है, अब इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, क्योंकि इससे पहले थे एस सोमनाथ, लेकिन एस सोमनाथ को अब इसरो का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो लंदन स्थित एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हाल ही में इसने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसमें दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को रैंक किया गया है। यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर टोटल 167 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें से नंबर 1 पर है नॉर्वे। फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान है 46, और इसमें जो सबसे आखिर में है वो कंट्री है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 46। पिछले बार भारत 53वें स्थान पर था, तो इस बार भारत ने 7 पायदान की ग्रोथ की है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान कौन से देश ने हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे। कैमरून में आयोजित किए गए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब कौन से देश ने जीत लिया है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, जिसमें अफ्रीकी जो देश हैं वो आपस में खेलते हैं, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। तो इसको हाल ही में जीता है सेनेगल कंट्री ने। सेनेगल ने यहाँ पर इसको पहली बार जीता है, और सेनेगल ने फाइनल में हराया मिस्र को। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप जो है ये सिंगापुर में स्थित है, और ये दुनिया भर के जो रबर उत्पादक संगठन है उसका एक संघ है। तो इसके अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर के.एन. राघवन, और इनको 2 साल के लिए बनाया गया है, 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए। प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्होंने टीवी सीरीज महाभारत में किसकी भूमिका निभाई थी? तो प्रवीण कुमार सोबती जो कि बीएसएफ के एक सैनिक भी रह चुके हैं, और ये भारत के एक मशहूर हैमर थ्रोअर थे। इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर 4 मेडल जीते थे। तो इन्होंने महाभारत जो टीवी सीरियल था उसमें भीम का किरदार निभाया था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, फरवरी महीने में फिल्म जगत से कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ हुई है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि भारत की मशहूर पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहड़ी का निधन हो गया। इसी तरीके से मशहूर बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी या फिर संध्या मुखोपाध्याय भी इनको बोलते हैं, इनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया। इनको 2022 में ही पद्मश्री पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। और सुप्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन अभिनेता रमेश देव का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन से शहर के अंदर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदौर। तो इंदौर जो कि पूरे भारत का सबसे साफ शहर है, यहाँ पर एक गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है, और इस प्लांट के अंदर अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ यहाँ पर सीएनजी गैस का भी उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि एक दिन के अंदर 550 टन अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, और इसके जरिए यहाँ पर लगभग 17 टन सीएनजी का उत्पादन एक दिन के अंदर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है ये इंदौर के अंदर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी के द्वारा निर्मित 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ देश के विभिन्न हिस्सों में किया? तो जो किसान हैं उनके खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ 100 किसान ड्रोन को रवाना किया था, और इन सभी किसान ड्रोन को बनाया है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेटावर्स में खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो मेटावर्स जो कि एक वर्चुअल दुनिया है, इसकी शुरुआत की है फेसबुक, जिसको बोलते थे पहले, अब बोलते हैं मेटा कंपनी। तो मेटा ने इसकी शुरुआत की है, और इसमें खुद को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिका में स्थित है, और ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में।
बीजिंग में आयोजित किए गए शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इस बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए हैं इनका समापन हाल ही में हो चुका है। पहले इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, जिसका आयोजन किया गया 4 से लेकर के 20 फरवरी तक चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इस बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए हैं इसका मेज़बान अगर आपसे पूछें तो मेज़बान था चीन की राजधानी बीजिंग। और दोस्तों इस तरीके से बीजिंग पहला शहर बना है जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स का आयोजन किया है। इस बार का शुभंकर था बिंग वेन ड्वेन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बार के विंटर ओलंपिक गेम्स का आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बार के शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारत के जो एकमात्र खिलाड़ी गए थे इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग के अंदर हिस्सा लिया था। हालांकि ये कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। तो इस बार के विंटर ओलंपिक्स में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला है, इसलिए पदक तालिका में भारत का कोई भी स्थान नहीं रहा। अब यहाँ पर पदक तालिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बार की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर नंबर 1 पर था नॉर्वे कंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजिंग 2020 की जो पदक तालिका है उसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे ने टोटल 37 मेडल जीते हैं, जिनमें से 16 हैं गोल्ड मेडल, 8 है सिल्वर और 13 है ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पर रहा जर्मनी और तीसरे नंबर पर रहा मेजबान चाइना। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इस बार के विंटर ओलंपिक गेम से रिलेटेड। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो देखनी है तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। भारत के किस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एयर थिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट में हरा दिया है? तो आज के समय शतरंज के अंदर वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के व्यक्ति है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इनको हाल ही में एक ऑनलाइन टूर्नामेंट के दौरान भारत के 16 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने हरा दिया है। तो इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, आर प्रज्ञानानंदा। हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस जो है ये भारत की पहली पुलिस बन गई है जिसने शस्त्रों यानी कि हथियारों का जो लाइसेंस होता है उसको स्मार्ट कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अभी तक ये इसके लिए एक बुकलेट जारी की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है और इसका शुभारंभ किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जो हथियारों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे वो एक बुकलेट की बजाय स्मार्ट कार्ड के ऊपर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रेलवे 30.76 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो भारतीय पहलवानों की ट्रेनिंग के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक कुश्ती अकादमी की स्थापना करने का फैसला किया है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और इसकी स्थापना की जाएगी दिल्ली के किशनगंज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और इसको बनाने में लागत आएगी 30.76 करोड़ रुपए। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड रेडियो दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन और इस बार इसकी थीम रखी गई है रेडियो एंड ट्रस्ट, यानी कि रेडियो और विश्वास। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी 2022 के महीने में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनकी आपको थीम याद रखनी है और कौन से डेज हैं जिनकी थीम नहीं याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस। तो जो भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड है ये अपना डे मनाती है 1 फरवरी के दिन। फिर इसके बाद 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो दुनिया भर के जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस बार इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फिर 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी इस बार थीम रखी गई है क्लोजिंग द केयर गैप, क्लोजिंग द केयर गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 8 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, यानी कि सेफर इंटरनेट डे। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में लोगों को इसमें जागरूक किया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट।
फिर इसके बाद 10 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 10 फरवरी को, फिर उसके बाद 10 अगस्त को। फिर और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। यूनानी एक चिकित्सा पद्धति है जिसकी शुरुआत हुई थी यूनान में। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। फिर इसके बाद 13 फरवरी को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। फिर दूसरा है विश्व रेडियो दिवस, जिसकी थीम मैंने आपको बताया, रेडियो एंड ट्रस्ट। फिर इसके बाद 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। इस बार इसका विषय है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसकी इस बार थीम रखी गई है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर और आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। ये भारत की जो संस्था है CBIC, इसके द्वारा हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। फिर 27 फरवरी को मनाया गया है विश्व NGO दिवस। दुनिया भर के जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके योगदान के लिए समाज में यह दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। फिर 28 फरवरी को भारत के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये रहे इस महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनमें से कई सारे डेज हैं जिनकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 58वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है जो कि सुरक्षा के ऊपर चर्चा इसमें आयोजित की जाती है, और ये होता है हर साल जर्मनी के म्यूनिक शहर में। तो इस बार ये हुआ है इसका 58वां संस्करण, और इसमें दुनिया भर के लीडर्स ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कौन से साल सेवा मुक्त कर दिया जाएगा? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसको 5 स्पेस एजेंसियां मिलकर ऑपरेट करती हैं, ये 2030 तक अपनी सेवाएं देगा और फिर 2031 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि रूस और भारत ने अनाउंस किया है कि 2030 तक इनका अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा नई दिल्ली में डार्कथॉन 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो डार्कथॉन 2020 जो है ये एक हैकाथॉन है जिसमें डार्कनेट के माध्यम से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसकी रोकथाम करने का समाधान ढूंढा जाएगा। तो डार्कथॉन 2020 जो है इसको आयोजित कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि भारत के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए काम करता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि नीति आयोग ने इनमें से कौन से डिजिटल भुगतान कंपनी के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन आयोजित किया है। तो भारत के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने एक हैकाथॉन आयोजित किया है जिसका नाम है फिनटेक ओपन हैकाथॉन। तो इसको नीति आयोग ने फोन पे के सहयोग से लॉन्च किया है। 7 फरवरी को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण शुरू किया? तो मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत का एक टीकाकरण अभियान है, इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाता है। तो हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने इसका 14वां चरण लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है मनसुख मांडविया जी ने। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला कौन से शहर के अंदर शुरू की गई है? तो भारत के अंदर पहली बार एक चलती फिरती बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब लॉन्च की गई है, जिसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नासिक शहर में। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किस क्षेत्र को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुहांस्क और दोनेत्स्क।
तो ये जो दो रीजन है यूक्रेन के, इनको इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 फरवरी को। तो हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क इन दो रीजन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। फिर इसके 2 दिन बाद 23 फरवरी को यूक्रेन ने रूस से संभावित सैन्य हमलों को देखते हुए देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लागू कर दी। और फिर अगले ही दिन यानी कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के दोनबास रीजन में विशेष सैन्य अभियान शुरू करने की अनाउंसमेंट की। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि यूक्रेन के डोनबास रीजन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस अनाउंसमेंट के बाद ही यूक्रेन के कई सारे रीजन में मिसाइल हमले किए गए और रूस ने पूरी तरीके से यहाँ पर यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं 24 फरवरी को ही रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के साथ यूक्रेन पर 3 दिशाओं से आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर आपको ये डेट्स याद रखनी है, 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, इधर है रसिया और ये है यूक्रेन। तो 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 रीजन लुहांस्क और दोनेत्स्क को इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी थी। और फिर उसके बाद 24 फरवरी को रूस ने पूरी तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिशाओं से यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया था। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे और उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप रूस और यूक्रेन का अलग अलग मैप देख सकते हैं। जो यूक्रेन है, इनके अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो उनमें है रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा। तो भारत सरकार ने ये जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, इसके तहत यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बेलारूस, इन कंट्रीज से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय ओलंपियन को ओलंपियंस फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों साल 2022 के लिए टोटल 5 खिलाड़ियों को पूरे दुनिया भर के ओलंपियंस फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें से एक भारत के भी हैं जिनका नाम है शिव केशवन। शिव केशवन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, ये विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लेते थे और ये ल्यूज जो स्पोर्ट होता है उसमें ये शामिल होते थे और ये 6 बार विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर शामिल हुए हैं। तो इसीलिए इनको हाल ही में ओलंपियंस फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हालांकि अभी तक विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत ने कभी भी कोई भी मेडल नहीं जीता है। 9 से लेकर के 11 फरवरी तक किस देश की मेजबानी में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। तो वन ओशन समिट जो है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है फ्रांस के ब्रेस्ट नाम के शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। 25 फरवरी को हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ओडिशा की। तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जो कि ओडिशा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन्स जिनकी डेथ हुई है फरवरी महीने में, इनके बारे में देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। भारत के मशहूर उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। असम की गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। भारत के मशहूर पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन हो गया। और फिर आखिर में है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट जिन्होंने HIV वायरस की खोज की थी, ल्यूक मॉन्टेग्नियर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने इनमें से कौन से द्वीप राष्ट्र में अपना दूतावास फिर से खोलने की योजना बनाई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोलोमन द्वीप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है सोलोमन आइलैंड्स, जिसकी राजधानी है होनियारा और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो इस कंट्री में अमेरिका जो है ये अपना दूतावास खोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सी कंपनी ने भारत में
सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता है। तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत के अंदर कोयले का उत्पादन करती है और ये एक मार्दन कंपनी है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नाम की जो किताब है इसको लिखा है पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पुदुचेरी के जो पूर्व उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, इन्होंने अपने शासन के बारे में इस किताब के अंदर बताया है। इसके अलावा कुछ अन्य बुक्स चर्चा में रही, जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, जो कि एक स्पोर्ट्स राइटर हैं। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के बारे में इस किताब में लिखा है, जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसके बाद अगली किताब है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी लिखी गई है, जिसको लिखा है सागरिका घोष ने। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद आखिर में है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में लिखा गया है कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने किस तरीके से उससे निपटने में अपना योगदान दिया। तो इस किताब को लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन में योगदान के लिए निम्न में से किसे हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये हाल ही में दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को। तो ये हाल ही में पाकिस्तान की एक दिवसीय यात्रा पर आए थे और इसी दौरान पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, इन्होंने इनको ये सम्मान प्रदान किया क्योंकि बिल गेट्स ने पाकिस्तान के अंदर पोलियो के उन्मूलन में योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2022 में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने कौन से संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनसैट 4B। तो इनसैट 4B जो है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको साल 2007 में लॉन्च किया गया था और अब 14 साल की सेवा के बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। 14 से लेकर के 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है ये हर साल के फरवरी महीने में भारत की केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। फरवरी के महीने में 2 इम्पॉर्टेंट वीक मनाए गए हैं, जैसे कि पहला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, 14 से लेकर के 18 फरवरी तक ये मनाया गया RBI के द्वारा और इसकी थीम रखी गई थी गो डिजिटल गो सिक्योर। इसके अलावा 12 से लेकर के 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का आयोजन किया गया था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा और इसकी थीम रखी गई थी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता से आत्मनिर्भरता। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन से शहर को मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूरत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद और मुंबई शहर के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जानी है जो कि 508 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। तो इसी रूट पर जो पहला स्टेशन बनेगा ये गुजरात के सूरत शहर में स्थापित किया जाएगा। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है? तो साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुए थे उस मामले की सजा हाल ही में सुनाई गई है CBI की अहमदाबाद स्थित विशेष अदालत के द्वारा और इसमें CBI ने टोटल 49 लोगों को दोषी पाया है, जिनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है और ऐसा पहली बार है जब इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी अन्य 11 लोगों को यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 38 दोषियों को यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया? तो ईस्टर्न ब्रिज नाम का अभ्यास होता है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में। और अगर आपसे ये पूछें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इस बार इसका जो 6ठा संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया है जोधपुर एयरबेस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में CBSE के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है?
तो अभी तक सीबीएसई के अध्यक्ष थे मनोज आहूजा, जो कि भारत के कृषि सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं, और सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। निम्न में से किस भारतीय संस्थान में परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? परम प्रवेग जो है ये किसी भी भारत के संस्थान में स्थापित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, और इसको स्थापित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद, और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा होशंगाबाद जिले में ही बाबई नाम का एक शहर है, और बाबई नाम के शहर का नाम रखा गया है माखन नगर, क्योंकि यहीं पर माखन लाल चतुर्वेदी जो कि मशहूर कवि थे उनका जन्म हुआ था। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने फ्री फायर समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे? तो हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने फ्री फायर समेत टोटल 54 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है जो कि चाइना को बिलोंग करती थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम की शुरुआत की है, जिसका नाम है परय शिक्षालय? तो परय शिक्षालय जो कि ओपन एयर क्लासरूम है, इसमें प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो छात्र हैं उनको खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाएगा। तो परय शिक्षालय की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल है 23 फरवरी को इनमें से किस यूरोपीय देश ने आपातकाल की स्थिति लागू की? फिर दूसरा सवाल है भारत विदेश के अंदर पहला आईआईटी संस्थान इनमें से कौन से देश के अंदर स्थापित करेगा? यानी कि भारत के बाहर पहला आईआईटी इंस्टीट्यूट कौन से देश के अंदर स्थापित किया जाएगा? और फिर तीसरा सवाल है भारत और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये 3 क्वेश्चंस क्या इस वीडियो के अंदर बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फरवरी 2022 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया है। आने वाले समय में आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आपको अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके जाना है, ताकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।